युद्ध से यूक्रेन के हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच भारत के मेडिकल के सैकड़ों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। युद्ध के हालातों से निकलकर मथुरा के शिवाशा स्टेट की रहने वाली गुंजिता सिंह अपने घर पहुंची हैं। गुंजिता के घर पहुंचने के बाद उनके माता पिता व परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है। यूक्रेन के कीव शहर से युद्ध के हालातों से बचकर घर पहुंची गुंजिता सिंह ने कीव के वर्तमान हालातों को बयां किया और कहा कि अगर समय से नहीं निकल पाते तो शायद उनका भारत लौटना मुश्किल था। सुनिए न्यूज़ पर गुंजिता सिंह को युद्ध के हालातों के दौरान उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन में युद्ध के हालात बदतर होते चले जा रहे हैं। रूस द्वारा लगातार बमबारी वहां पर की जा रही है, यानी कि अगर हम बात करें तो यूक्रेन बहुत बुरी स्थिति में है और ऐसे में वहां भारतीय छात्र भी कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन इस बीच भारत में जिस तरह से छात्रों को लेकर सरकार द्वारा कदम उठाया गया वो भी सराहनीय है, लेकिन कुछ छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और खासतौर से कीव में। लेकिन इसी बीच मथुरा की गुंजिता सिंह भी कीव से युद्ध से बचकर मथुरा पहुंची। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये शिवासा स्टेट की रहने वाली हैं जो कि यूक्रेन के कीव में मेडिकल थर्ड ईयर यानी कि एमबीबीएस की थर्ड ईयर की ये छात्रा हैं। इनके पापा हैं जो कि कियार में प्रोफेसर हैं, मम्मी भी कियार में प्रोफेसर हैं। हम बात करना चाहेंगे गुंजिता से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि युद्ध के हालातों से और कीव जैसे शहर से बचकर निकलना ये अपने आप में इनके लिए एक बड़ा सौभाग्य है और एक अच्छा समय है। जो कीव में इस वक्त निकलना बहुत मुश्किल है और इवन सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक कीव से निकलना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कीव को पूरी तरह रूसी जो सेना है उसने घेर लिया है। गुंजिता अभी मथुरा पहुंची है और कीव शहर से यूक्रेन जहां युद्ध का एक प्रमुख केंद्र है और वहां भयंकर हालात हैं, कैसे वहां से निकली और यहां तक कैसे पहुंची आप? हम लोग 28 तारीख को सुबह जैसे ही कर्फ्यू ख़त्म हुआ तो हम लोग हॉस्टल से निकले। हमारे पूरे हॉस्टल ने पहले डिसाइड कर लिया था कि कर्फ्यू ख़त्म होते से ही हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो हम लोग पैदल ही रेलवे स्टेशन गए। चलते टाइम हमें बहुत सारे कर्फ्यूज़ मिले मिलिट्री के। यूक्रेनियन मिलिट्री ने कर्फ्यूज़ लगा रखे थे जगह जगह पे। वहाँ पे एयर सायरन बजना चालू हो गया था, जिसके मतलब जो संकेत है कि बॉम्बिंग वगैरह शुरू हो सकती है, अभी खतरा है। हम लोग उस बीच गए रेलवे स्टेशन पे हज़ारों की भीड़ थी। इंडियंस बच्चे थे, हर कंट्री के बच्चे थे जो कि वेस्ट पार्ट में जाना चाह रहे थे। यूक्रेनियंस थे, बहुत सारे बच्चे थे, औरतें थी। ट्रेन में भी यही हाल था कि बहुत खचाखच ट्रेन भरी हुई थी, धक्का मुक्की। हम जैसे तैसे करके घुसे उसके अंदर, फिर हम लवीव पहुंचे वहाँ से। अच्छा, एक चीज ये 28 तारीख से पहले से अंदेशा था कि युद्ध हो रहा है और उससे पहले एडवाइजरी जारी की थी, उससे पहले आप निकल नहीं पाए या क्या सुविधा आपको नहीं मिली? एडवाइजरी 15 तारीख को आई थी एम्बेसी की, जो कि बहुत लेट थी बाकी कंट्री के कंपैरिजन में। यूएस ने बहुत जल्दी निकाल दी थी, कोरियन ने बहुत जल्दी निकाल दी थी, इजिप्ट वगैरह की आ चुकी थी, लेकिन इंडियन एम्बेसी बहुत स्लो थी, इतना लेट एडवाइजरी निकाली। वो भी एडवाइजरी ये थी कि अगर आपका जाना ज़रूरी नहीं है, आप जाना चाहें, मतलब हम ऐसा नहीं था कि आपको जाना ही है, तो आपको निकलना है वहाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं था। और हमें जैसे दिख रहे थे, हमारी क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी, हमें बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन दिख रही थी। वहाँ पे कोई वॉर की कंडीशन नहीं थी, लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, बसेस ट्रेन मेट्रो सब चल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी हम लोगों ने 25 तारीख की टिकट करवाई हुई थी और एयर इंडिया ने फ्लाइट भी चलाई जो कि सिर्फ एक आ पाई थी 22 तारीख को। अच्छा, उसके बाद जब आप 28 को निकले हैं तो रास्ते में क्या आपने देखा? वहाँ यूक्रेन की सेना दिखी, कहीं रशियन सेना भी आपको दिखने को मिली, या किस तरह के हालात जिस समय आप निकले थे, क्या लग रहा था आपको उस समय? जैसे हम निकले तो रशियन आर्मी तो नहीं थी, क्योंकि कीव में कर्फ्यूज थे बहुत सारे। शहर में तो रशियन आर्मी बिल्कुल नहीं थी शहर के अंदर। यूक्रेनियन मिलिट्री बहुत जगह हमें मिली। जैसे कर्फ्यू खुला तो कुछ शांति थी वैसे, लेकिन जो स्टोर्स हैं ग्रोसरी के, वहाँ पे लाइन मिली हमें लोगों की। सायरन्स भी बज रहे थे पूरे रास्ते भर। तो जब हम पैदल चल रहे थे स्टेशन तक तो ये पूरा ऐसा था, अंदर लग रहा था कहीं कुछ जी। फिर उसके बाद कैसे निकले वहाँ से, रेलवे से कहाँ पहुँचे? उसके बाद किस बॉर्डर से आए हैं आप लोग? रेलवे स्टेशन से हम लोग लवीव गए। लवीव से हम लोग और वेस्टर्न पार्ट उज़ग्रोद में गए। फिर हम लोग हंगरी के बॉर्डर के लिए चॉप गए, जो कि यूक्रेन का लास्ट बॉर्डर है। चॉप से हम ज़होनी बॉर्डर गए। इन दोनों बॉर्डर से हम लोगों का इमिग्रेशन स्टैंप वगैरह हम लोगों का ऑफिशियल वर्क हुआ। फिर उसके बाद ज़होनी बॉर्डर से हम लोग बुदापेस्ट हंगरी में आए। अच्छा, कितने छात्र आपके साथ थे इस दौरान?
निकलते टाइम पूरा हॉस्टल हमारे साथ निकला था, कम से कम 500-600 से ऊपर बच्चे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे अलग अलग कंट्रीज में बढ़ के जाते जाते, कुछ स्लोवाकिया चले गए, कुछ रोमानिया चले गए, कुछ हंगरी आए, कुछ पोलैंड चले गए। अच्छा, इस बीच एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आप लोग यहाँ से जाते हैं तो वहाँ से निकलने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी कि बस लगाई जाए या इस तरह से कोई इंडियन भारत सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कोई नहीं आपको कन्वेंस मिला? नहीं, जैसे मैंने बोला हम पैदल गए थे, कोई ऐसा कन्वेंस था ही नहीं। ट्रेन भी जो चलाई हुई थी वो ऐसा नहीं था कि एम्बेसी ने कोई स्पेशल ट्रेन हम लोगों के लिए चलाई है। वो यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेन करी हुई थी जिसमें हर कोई चढ़ सकता है, तो वो यूक्रेनियन गवर्नमेंट की ट्रेन थी जो हमें लवीव लेके गई। ऐसा एम्बेसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से यूक्रेन के अंदर कुछ नहीं था। उसके बाद फिर सुविधा आपको मिली थी? जी, जैसे यूक्रेन के अंदर हम लोग को एडवाइजरी लेकिन एम्बेसी टाइम टाइम देती जा रही थी कि यहाँ पे खतरा है, या अभी कीव वालों को निकल जाना चाहिए अभी तुरंत के तुरंत, या थोड़ी देर के लिए शेलिंग रुक गई जिस गवर्नमेंट ने खारकीव में रुकवाई थी। जिस तरीके से कीव पर खतरा मंड रहा था उस समय क्या लगा था आपको? भगदड़ मच रही थी वहाँ पर, लोग बाहर जाने वाले की संख्या ज़्यादा थी वहाँ से निकलने में? हाँ, जिस टाइम हम लोग निकल रहे थे उस टाइम यूक्रेनियंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में निकल रहे थे। स्पेशली औरतें और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे वहाँ से। जी। इस दौरान खाने पीने की क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी वहाँ पर? खाने का, जिस दिन पहली बॉम्बिंग शुरू हुई थी 24 तारीख को, हम तो जा कर के तुरंत खाना जितना हो सके 10-15 दिन का, हमें पता नहीं था कितने दिन रुकना पड़े, जा कर के हम लोग खाना ले आए थे। लेकिन जो बच्चे जा भी रहे थे यार, सायरेंस बज रहे थे, बॉम्बिंग तक हो रही थी, उसके अंदर भी जिस बच्चे के पास नहीं है खाना वो जा रहा था लेके आने के लिए। कितने दिन में आप इंडिया पहुंची हैं वहाँ से? चल, जिस समय आपने अपना हॉस्टल छोड़ा 28 को, तो कितने दिन यहाँ तक आने में आपको लगे और इस दौरान आप कहाँ रही हैं? 28 को मैंने हॉस्टल छोड़ा, 1 की रात को मैं हंगरी बुदापेस्ट में थी। वहाँ पे हम लोगों को एम्बेसी के थ्रू हॉस्टल प्रोवाइड किया, खाना वाना, तो 1, 2, 3 तारीख तक मैं वहीं रही और फिर मेरी फ़्लाइट थी कल और आज मैं यहाँ पे आ गई। देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां जीई की 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन 3 टेस्ला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 mA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर, राधिका बिहार, नियर मोती मंजिल हाईवे, मथुरा। काफी दिक्कतें आपको रही उस दौरान? जी, जब मैं ट्रैवल कर रही थी कीव से अपने हॉस्टल से, एक तरीके से भागना, एस्केप ही था। हम लोग बस डर के कि अब नहीं जा पाए तो फिर जैसे हालात थे अपने हॉस्टल से उस समय, जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकले। वही था कि अगर इस टाइम नहीं निकल पाए तो शायद कल नहीं निकल पाएंगे, कल और बुरे हाल हो सकता है। तो सबका यही था कि आज निकलना है तो मतलब आज निकलना ही है, आगे का और बेकार हो सकते हैं। अभी कर्फ्यू जस्ट हटा है, अभी यूक्रेन आर्मी है हमारे पास, तो कुछ नहीं होगा, ये सोच के हम बस उस दिन निकल गए। क्या लग रहा है, आपसी बात हुई, आपके कितने लोग फंसे हुए हैं कीव में, अगर आपके पास सूचना है तो? मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जहाँ तक मैंने सुना 3 से 4 हज़ार बच्चे अभी भी पूरे यूक्रेन में रुके हुए हैं, स्पेशली खारकीव और सूमी में। कीव में भी कुछ जानकारियाँ, मेरे बच्चे हैं जो रुके हुए हैं, जो डर गए, जो नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पाए हैं। और ट्रेन का भी ये दिक्कत हो रही है कि इंडियंस को नहीं चढ़ने दे रहे हैं, इंडियन से किसी कंट्री को नहीं चढ़ने दे रहे हैं। अच्छा, गुंजिता सिर्फ आपके घर आ गई है, क्या कहना चाहेंगे? उसने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, कैसे हालात थे उस समय जब आप से दूर थी गुंजिता? हमसे जब गुंजिता दूर थी तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। बेटी बताती थी कि हम जो बंकर में रह रहे हैं और बंकर में जो पोजीशन होती है, बस सिर्फ उसी में रहना है, और जब भूख लगती है बहुत ही ज़्यादा, इनसे रहा नहीं जाता बिना भूख प्यास के। तो जो खाना बनाने ऊपर जाती थी तो ऊपर जाने का मतलब है कि एकदम मौत के बीच में जो खाना बना रही थी, वहाँ पे एकदम सेलिंग की थी। और वहाँ पर जो एडवाइजरी दी जा रही थी कि बच्चा कहीं बंकर से बाहर नहीं निकलेगा, तो बाहर निकल करके खाना बनाना, और वास्तव में से अब भूखी मरे या सेलिंग से मरे, ये इसके बीच में वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी मुश्किल दौर था वो। आपका कांटेक्ट बरकरार रहा, फिर आपसे बातचीत होती रही? हाँ, ये बहुत अच्छी बात थी कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वास्तव में कांटेक्ट बरकरार रहा। यदि व्हाट्सएप नहीं होता तो वास्तव में हम भी नहीं होते शायद।
ये दुनिया में। बच्चा अगर बहुत बाहर रहता है तो हाँ, contact बच्चा में बाहर था, हिम्मत बनी रही उसकी। वेल कांटेक्ट ही हम कम्युनिकेशन से ही हम वास्तव में जीवी और हम लोग भी जीवित हैं, नहीं तो बनना हमारा भी जो है नहीं बहुत बिल्कुल, बच्ची हालत बाहर खराब रहती थी। है तो उस हिसाब से कॉन्टेक्ट। मैडम क्या कहेंगी, बेटी बहुत दूर रही और ऐसे हालातों में फंसी और उसके बाद अब आपके पास बैठी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी मेरे पास आ गई है और मैं धन्यवाद दूंगी अपनी सरकार को, मोदी सरकार को, कि उन्होंने बच्चों को बॉर्डर से और यहाँ तक हंगरी वगैरह से, रोमानिया वगैरह से लाने में बच्चों का सहयोग किया। और राज्य सरकार का भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपने स्तर से जो काम उनसे हो सकता था उन्होंने बहुत कार्य किया। लोकल अथॉरिटी भी हमारे पास आती रही मिलने, बार बार तहसीलदार साहब आए और भी लोग, लेखपाल, पटवारी वगैरह, ये आकर के वक्त पर आकर के हमसे इसकी खबर लेते रहते थे। अच्छा, एक चीज बताइए, इस समय क्या लग रहा था आपको जिस समय कीव में गुंजिता का रहना उस समय और हमला होना और कीव को घेर लेना रूसी सेना द्वारा, तो बड़े हालात वैसे होंगे, तो आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे थे सब चीजों को? देखिए, हमने कभी सोचा नहीं था और ना हमने युद्ध के बारे में कुछ था कि युद्ध क्या होता, हम ये भी नहीं ढंग से जानते थे क्योंकि इतनी उम्र हो गई, युद्ध के बारे में कुछ नहीं। मगर जब ये देखते थे, न्यूज़ देखते थे या इसकी फोन आते थे, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती थी एकदम कि हमें बेटी हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो उस चक्कर में हमारा ये था कि हमारे खाना भी छूट गया, सोना भी छूट गया। हम बस इसी को याद करते थे कि हमारी लड़की जल्द से जल्द हमारे पास हो। और जैसे मेरी बेटी आई यहाँ इंडिया, इसी तरह जो और बच्चे रह गए हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वो कैसे भी करके उन बच्चों को बाहर ले करके आए वहाँ से, जिसके उसके परिवार में मिल सके, वो अपने में उनके भी माता पिता खुश हो सके। अच्छा गुंजिता, कितने बच्चे आपके अभी उसमें हैं कि नॉलेज में कि कीव में फंसे हुए हैं? मेरी नॉलेज में, मतलब मेरे जितने दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ सीनियर्स, वो सब हम लोग साथ ही निकल के आए थे जैसा मैंने बोला। लेकिन ऐसे सुनने में आया कि जो जूनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर के हैं, जो डर गए थे, हम नहीं निकल पाए कि अभी बाहर बॉम्बिंग हो रही है या सायरन्स बज रहे हैं, तो वो कुछ बच्चे अभी भी रुके हुए हैं वहाँ पे अभी फंसे जी। देखा कि आपने इस तरीके से ये हालात जो कि गुंजिता ने वहाँ देखे हैं, किस तरीके से किन मुश्किलों में वहाँ से निकलना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन में युद्ध के हालात हैं, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं लगातार युद्ध चल रहा है और रूसी सेना ने घेर लिया है पूरे यूक्रेन को, तो हालात अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जब युद्ध होता है तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि इन्हें सहन भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारतीय छात्र बड़ी संख्या में फंसे हुए थे, लेकिन सरकार ने अपने प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को वहाँ से रेस्क्यू किया है। उनमें से मथुरा की सिवासा स्टेट में रहने वाली गुंजिता सिंह भी हैं, जो कि अपने घर पहुंची हैं और ऐसी जगह से पहुंची हैं जहां इस समय युद्ध का पूरा फोकस कीव पर है। यानी कीव में वो मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, परिवार के लोगों के साथ बैठी हैं, उनके मम्मी हैं, पापा हैं, आप देख रहे हैं। और गुंजिता ने वहाँ के जो हालात हैं, किन परिस्थितियों में वो निकल के आई हैं, वो सारी जानकारी बताई है कि 28 को वहाँ से उन्होंने अपना हॉस्टल छोड़ा और एक तरह से ऐसे छोड़ा जैसे भाग रहे हैं, यानी भगदड़ से हालातों में अगर अब नहीं निकल पाए तो शायद यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हमें भी इस बात की खुशी है कि गुंजिता अपने मम्मी पापा के पास में है और बीच में है, और उम्मीद है कि जो बच्चे अभी कीव में फंसे हुए हैं, सरकार उनका भी रेस्क्यू करेगी और वो भी सकुशल अपने घर लौटेंगे। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। एंजॉय करें अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। Prime Video subscription, 100 Mbps ultra fast internet, truly unlimited data and calls। सिर्फ 799 रुपये में अभी अपना नेटफ्लिक्स ब्रॉडबैंड कनेक्शन बुक करें। पाइए 3000 रुपये में नया कनेक्शन 3 महीने के लिए 100 Mbps का प्लान इंस्टॉलेशन फ्री के साथ। संपर्क करें 8218750187।